ये वो चैप्टर है क्लास 10th में आते ही साइंस में तुम्हें पेज नंबर भी याद हो जाता है और टॉपिक भी याद हो जाता है वाला, और तुम्हें पिक्चर भी बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाती है। क्यों? तो वही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर 80 है, न्यू वाली में अगर चेक करोगे तो चैप्टर 7 है ये, और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि एवरेज ही चैप्टर है, बट नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कैसे कवर कराऊंगा देखना। सबसे पहले आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फिजन है, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। फिर आऊँगा मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे। तो ऐसे कवर होगा ये, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है किताब के हिसाब से, या फिर अदर जो बाकी लोग पढ़ाते हैं उस सीक्वेंस में नहीं चलूंगा। पहले ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट पूरा करूंगा अच्छे से, फिर एसेक्सुअल, और फिर प्लांट पे आऊँगा। ये सीक्वेंस रहने वाला है मेरी इस क्लास का, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले की एक बेसिक डेफिनेशन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। क्या होता है इसका मतलब? सोचो कि आप हो, यहीं रह गए, ये वाली जनरेशन, इसकी अगली जनरेशन आ ही ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि भैया जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। क्लियर है क्या? तो रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है यंग वंस। यंग वंस का मतलब क्या हुआ? ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अपने जैसा। अरे भैया ह्यूमन बीइंग के जैसा ही तो प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वन और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? जनरल एक डेफिनेशन। क्यों जरूरी है? वाई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बच्चों? पहली चीज, इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बनेगी जनरेशंस की। दूसरी चीज, इट इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन। क्या मतलब है इसका बता रहा हूं अभी, बट एवोल्यूशन इन स्पीशीज। इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन विच हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। इन तीनों का मतलब समझना, दोनों का मतलब समझना। क्या होता है वेरिएशन का मतलब और क्या मतलब होता है एवोल्यूशन का। सुनना, अभी तुमने कभी ना कभी बहुत पुरानी फोटो देखी होगी जहाँ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल ऐसे टेढ़ा था कतई, फिर वो धीमा धीमा क्या होने लगा, धीमा धीमा स्ट्रेट होने लगा, अब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा होने लग गया। ठीक है, फोटो देखी होगी, नहीं देखी? देखिए ये हुआ क्या, अब ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़े, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये देखो, ये जो चेंज आया है ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर में, ये जो चेंज आया है, ये जो चेंज आया है, पहले पूंछ हुआ करती थी अब नहीं है, पहले पूंछ हुआ करती थी अब नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पार्ट ऐसे जैसे अपेंडिक्स है ना, अब धीमे धीमे वो क्या हो रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म होती जा रही है। तो इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? एवोल्यूशन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आने वाला चेंज क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? डन है क्या? डन है? डन है बच्चों? समझ में आया? एवोल्यूशन डन, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको क्या कहेंगे? एवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एवोल्यूशन। अब कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनना, अब अगर मान लो ये रिप्रोडक्शन नहीं करा होता, इसने रिप्रोडक्शन नहीं करा होता, तो क्या ये चेंज आता? क्या ये एवोल्यूशन आता? नहीं आता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवोल्यूशन आना जरूरी है। वो कब आएगा? जब रिप्रोडक्शन होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी थी बेटा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे? तो ये तीनों पॉइंट जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं। आप कहोगे सर कैसे तरीके? हाँ होते हैं, दो तरीके, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यार ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग का क्या होगा? मेल फीमेल से मिलेगा, ठीक है, कुछ प्रोसेस होगी तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पेरेंट मिल रहे हैं। पेरेंट का मतलब क्या हुआ? मेल का गैमेट और फीमेल गैमेट। सर गैमेट क्या होता है? अरे बता रहा हूँ मेरे भाई, फीमेल मेल से मिल रहा है, समझ में आ गया? ये जहाँ दोनों मिलेंगे इसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ये स्लाइड गलत लग गई। एसेक्सुअल ये है, सेक्सुअल ये है, बात समझ में आया? समझना मेरी बात ध्यान से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पर फीमेल गैमेट मेल गैमेट से मिलेगी, क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर होगा क्या? पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मतलब दो ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। यहां पर दो का होना जरूरी नहीं है। तो क्या ह्यूमन बीइंग
एसेक्सुअल करता नहीं, वो सेक्सुअल है। यहाँ पर सिंगल हैंड मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, इस रिप्रोडक्शन को कर सकता है, नया ऑर्गन बना सकता है, उसको एसेक्सुअल कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन, क्या होता है फ्यूजन का मतलब? अब यहाँ पे दो शब्द है, अपनी डिक्शनरी में आज से इसको इंक्लूड कर लेना। एक होता है फिजन, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिलना, मिलना फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? सेपरेट होना, सेपरेट होना। फ्यूजन मिलना, फ्यूजन सेपरेट होना, ठीक है। तो जहां पर मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, कैट, कुत्ता, बिल्ली सब कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग है, ये फीमेल आपका क्या है? गैमेट है, स्पर्म मेल गैमेट है, दोनों मिले क्या बना? जाइगोट। दोनों के मिलने पर जाइगोट बना। फिर आगे क्या बनेगा डिस्कस करेंगे, बट ये एग्जांपल है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहां पर क्या होगा? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा करती है, ईस्ट करती है, इसको हम लेटर ऑन आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव पहले क्या होगा? सेक्सुअल कंप्लीट करना। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह से रटी होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए। अब यहां पर सुनो, ये बहुत बड़ा लंबा चार्ट है, ठीक है। अगर आ जाए तो कैसे करोगे? मान लो 3 मार्क्स में आ गया तो सिंगल ऑर्गेनिज्म में होता है सेक्सुअल, 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, यहां पर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं होता भाई। फ्यूजन मतलब मिलना, 2 गैमेट कैसे मिलेंगे? यहां गैमेट मिलेंगे, ठीक है। यहां पर माइट याद रखने की जरूरत है, बेकार की बात है, नीचे की बेकार की बात है, ठीक है। 3 पॉइंट बहुत हो गए, 3 पॉइंट बहुत हो गए। अगर ज्यादा मन करे तो एक बार रीड कर लेना, अगर तुम्हें अच्छे से इंग्लिश आती है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके क्या फीचर है? यहाँ पर मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा। यहाँ पर गैमेट्स आर फाउंड बाय मियोसिस। अब 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब समझना, ऐसा सेल डिवीजन सुनो, ऐसा सेल डिवीजन जहां पे पूरे के पूरे क्रोमोसोम अगले वाले सेल में चले जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस का मतलब क्या हुआ? हाफ क्रोमोसोम जाएंगे। क्या जाएंगे? हाफ क्रोमोसोम जाएंगे। तो याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इन केस पूछ ले तब, अब तक ऐसा पूछा नहीं है लेकिन आगे पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? ह्यूमन बीइंग क्लियर है बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मियोसिस में क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेल के हाफ गए, फीमेल के हाफ गए, तो हाफ मिल के पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर बन गया। फिर आगे चलकर क्या होता है? माइटोसिस होता है। समझ में आया? मियोसिस मतलब हाफ क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। हाफ मेल के हाफ फीमेल के। बात समझ में आ गई? डन है? समझ में आया कि नहीं? तो अगला टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा समझ में भी आएगा। दूसरी चीज, जिस एज में आप हो यहां समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। चलिए, अब पहला टॉपिक इसमें हमारा प्यूबर्टी। क्या मतलब होता है प्यूबर्टी का? इसका मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? बोलो, बिना पढ़े। 8th क्लास में आपने थोड़ी चीजें पढ़ी होगी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? जिसको हम एज ऑफ एडोलेसेंस भी कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में अब जब बिल्कुल छोटे थे तो मतलब आंटी आती थी बगल वाली, ऐसे करके जाती थी। अब तो नहीं जाती, क्यों? अब वहाँ पे दाढ़ी आ चुकी है। समझ में आया? तो इस मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी में चेंजेस आए। क्लियर है? ओके। अच्छा, आपकी दाढ़ी भी आई होगी, आपके अंडरआर्म्स के बाल भी आ गए होंगे, हेयर ग्रोथ वहाँ भी हुई होगी, ठीक है। आपके जेनाइटल रीजन में भी हेयर ग्रोथ हुई होगी। समझ में आया? तो ये क्या बचपन से थे? नहीं, अब आना स्टार्ट हुए ना। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जिस एज में आ रहे हैं, इस एज को एज ऑफ एडोलेसेंस कहेंगे। समझ, बचपन में नहीं था ना, अभी तो ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, तो इस एज को हम एज ऑफ एडोलेसेंस कहते हैं। क्लियर है क्या? ओके। अब इस एज में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मेल में होंगे, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो केवल और केवल फीमेल में होंगे, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब यार बेड तुम्हारे आ रही है, लड़कियों की थोड़ी आ रही होगी, तो ये तुम्हारा चेंज है, मतलब मेल का चेंज है। फीमेल का चेंज क्या होगा? ग्रोथ ऑफ बोलो फटाफट से, ग्रोथ ऑफ बोलो फटाफट से, सुनो, ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड डार्कनिंग ऑफ निप्पल्स। ये सारे चेंजेस कहाँ आएंगे? फीमेल के अंदर आएंगे।
ठीक है ना। तो ये मेल के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, समझ में आया कि नहीं। तो ये सारे चेंजेस आपके आते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक करेक्टराइज्ड, क्या करेक्टराइज, प्यूबर्टी इज करेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सम चेंजेस आर कॉमन फॉर बोथ such as distribution of hair on the body, especially legs and genital region. Genital region मतलब गुप्तांग, ठीक है। Formation of pimples and changes in voice, ये changes कैसे हैं, कॉमन है। ये changes कैसे हैं, कॉमन changes हैं जो मेल फीमेल दोनों में होते हैं changes। अब सुनना, ये फीमेल के चेंजेस हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेल में नहीं आता, फीमेल में आता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड डार्कनिंग ऑफ निप्पल किस में आता है, केवल फीमेल में। प्रोडक्शन ऑफ एग किस में आएगा, केवल और केवल फीमेल में। ग्रोथ ऑफ बियर्ड केवल और केवल मेल में। प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्म, ये किस में आएगा, केवल और केवल मेल में। तो ये चेंजेस जो है ये कॉमन नहीं है, बट ये चेंजेस कैसे थे, कॉमन थे। क्या आपको प्यूबर्टी समझ में आया बच्चों, क्या प्यूबर्टी समझ में आ गई, क्या एज ऑफ एडोलेसेंस समझ में आ गई। तो आप किस एज में चल रहे हैं, इस एज में चल रहे हैं। कभी आपने सोचा है, एक बात आओ, क्यों इस सिलेबस को इतना रैशनलाइज करके पढ़ाया जाता है यार। 6 के बच्चों के सब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, 7 के बच्चों के सब क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, बिकॉज उस एज में उसे ये चीज़ें नहीं पता है, बट इस एज में आपको चीज़ें पता हैं, आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए 10वीं के लेवल पे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे और मैच्योर हो जाओगे तो और डिटेल आएंगी, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जानो, उसको अप्लाई करो। नॉलेज इज नॉट अबाउट रीडिंग फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। नॉलेज इज समथिंग दैट कैन बी अप्लाइड इन द लाइफ। समझ में आया कि नहीं। तो आप अगर लाइफ में इन चीज़ों को एप्लीकेबल करते हो ना, तब जाके पढ़ाई का मजा आता है। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं, बोलो। चलो, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेबलिंग बहुत जरूरी है बाबा, लेबलिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब सुनो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, ठीक है ना। अगर आप आईसीएससी में हो तो इसकी लेबलिंग करके जाइएगा मेरे भाई, देखना। अब तुम देखो, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, इसको कहा गया टेस्टीज। क्या कहा गया है, टेस्टीज। क्लियर है। टेस्टीज की जो आउटर कवरिंग है ये वाली, ये इसको क्या कहा गया, स्क्रोटम। क्या कहा गया मेरे भाई, स्क्रोटम। क्लियर है। अच्छा, यहां से एक पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन, ये पाइपलाइन जा रही है, ये पाइपलाइन, ये इसको क्या कहा गया, वास डिफरेंसेस। राइट है क्या बच्चों, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद यहां पर ये एक आपका स्ट्रक्चर है जिसको यहां नहीं लिखा गया, बट यहां पर लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। कहा गया भाई, ये एपिडर्मिस, ये वाला, ये ठीक है ना, इसको क्या कहा, एपिडर्मिस, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर एपिडर्मिस है। क्या होता है इसका काम, बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं, इस डायग्राम में देख लेना, यहाँ लोकेट कर लेना। क्लियर है बच्चों। तो आपका क्या हो गया, टेस्टिस, जिसको टेस्टिकल भी बोला जाता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइपलाइन जा रही है इसको क्या कहा गया, वास डिफरेंसेस। उसके बाद आगे समझिएगा, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है। याद करो, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था हमने, यूरेटर क्या है, यूरेटर क्या, बोलो बोलो फटाफट से, भूल गए। किडनी से जो लाइन आ रही थी, किडनी से जो आपका वेस्ट लेके आ रही थी, यूरेटर था। समझ में आया। उसके बाद आगे जाओगे तो ये ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पर आपके ग्लैंड दिखेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये जो पाइपलाइन है ये वाली, इसको यूरेथ्रा कहा गया है। उसके बाद ये जो पूरी डिवाइस है, ये पूरी डिवाइस, इसको पेनिस कहा गया है। क्या कहा गया, पेनिस। समझ में आया। तो कुछ चीजें हैं यहाँ पर, इनकी लेबलिंग आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ये चीज समझ में आ गई, डन है, ओके। ये डायग्राम है, अब ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। अब देखोगे तो ये टेस्टीज है, आउटर कवरिंग स्क्रोटम होगी, ये वेस डिफरेंसेस है, वेस डिफरेंसेस है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ब्लैडर, ये क्या है, ब्लैडर। उसके बाद यहाँ से आओगे तो ये आपका ये पूरी डिवाइस पेनिस है, इसके अंदर आपका क्या होगा, यूरेथ्रा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, डन है ना, डन है, बोलो क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले टेस्टिस, आउटर कवरिंग बॉक्स, स्क्रोटम। उसके बाद एपिडेमिस याद रखना, ठीक है, आईसीएससी को तो एपिडेमिस बहुत अच्छे से याद रखना। उसके बाद वेस डिफरेंसेस, वेस डिफरेंसेस। उसके बाद आगे बढ़ोगे, यूरेटर ऊपर से आ रहा था, यूरेटर आ रहा था, समझ में आ गया, ब्लैडर, और आगे चल करके यूरेथ्रा। पूरी कवरिंग का नाम क्या है, पेनिस। समझ में आया कि नहीं, चलो अब समझना। ये जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, इसकी जो ऑर्गन्स थे इसको दो पार्ट में हम देख सकते हैं। पहला पार्ट जहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब क्या हुआ, जर्म सेल का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट। क्या हुआ इसका मतलब, मेल गैमेट। क्या होता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है नाम इसका, स्पर्म। समझ में आया, स्पर्मिक सेल है, समझ में आया। तो
ऐसा पार्ट जो प्रोड्यूस करता है जर्म सेल को, दूसरी पार्ट ऐसा है मेल रिप्रोडक्टर में जो डिलीवरी करता है किसकी, इस स्पर्म की, कहां तक, ओवरी तक। ओवरी क्या होता है बता रहा हूं, और क्या करेगा उससे, फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आया? तो ऐसा पार्ट जो प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं टेस्टीज। क्या बोलते हैं, टेस्टीज। देख सकते हो ये रही टेस्टीज। क्लियर है? अब समझना मेरी बात ध्यान से। टेस्टीज क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं मेल सेक्स गैमेट, उसका क्या नाम है, स्पर्म। तो इसका मतलब स्पर्म कहां प्रोड्यूस होगा, टेस्टीज में होगा। कहां प्रोड्यूस होगा, टेस्टीज में होगा। इसका मतलब यह स्पर्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अभी कैसे प्रोड्यूस होता है जानने की जरूरत है नहीं। क्यों बेटा, आगे चल के अगर बायो पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमने नेफ्रॉन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर नेफ्रॉन वगैरह पढ़े थे, न्यूरॉन कह रहा हूँ यार, किडनी के अंदर नेफ्रॉन वगैरह हमने पढ़े थे, वैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनता है। समझ में आया? तो टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म बना। उसके बाद यहाँ पर एपिडेमिस में क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। एपिडेमिस स्टोर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हुए कहां पर, टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस का और एक काम है, क्या काम है, ये हार्मोन रिलीज करती है, सेक्स हार्मोन्स, उसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्पर्म की फर्टिलिटी, कितनी फर्टिलिटी रेट है, मतलब फर्टिलिटी जो रेट होगा स्पर्म का, उसको डिसाइड करता है टेस्टोस्टेरोन। आगे डिस्कस करेंगे हम हार्मोन वगैरह में। तो टेस्टोस्टेरोन समझ में आया, कौन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टिस। अब समझना ये टेस्टिस है कहां, ये बॉडी से बाहर है। कहां है, बॉडी से बाहर। किसमें है, स्क्रोटम में है। तो टेस्टिस कहां होती हैं, बॉडी से बाहर। किसमें होती हैं, स्क्रोटम में। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, यार बॉडी के सारे पार्ट, बॉडी मतलब जो हमारे और हम सारे ऑर्गन्स है वो बॉडी के अंदर है, टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों है, कभी जरा सोचो। हाँ, तो ये जो टेस्टिस हैं ये बॉडी से बाहर इसलिए हैं क्योंकि टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्म को। स्पर्म के प्रोडक्शन को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है और हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिस वजह से इसको बॉडी के बाहर ही रखा गया है। मैंने तो रखा नहीं है, जिसने भी क्रिएशन किया है सोच समझ के किया होगा। क्लियर है? तो स्क्रोटम में होती हैं। समझ में आया? अब ये सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, ये पूछा जाता है कि क्यों आउटसाइड द बॉडी, बताओ। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी in scrotum because sperm formation require low temperature than the normal body temperature। क्लियर है? बोलो, 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल इजी कर लोगे। डन है? असर्शन रीजन में भी कर सकते हो, ठीक है। असर्शन में बोल देगा टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, रीजन बता दिया, ये तुम तो फंस गए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? डन है? बोलो। आओ दूसरा पार्ट जो स्पर्म यहां से बनेगा। सुनो, स्पर्म यहां से बना, यहां स्पर्म बना, एपिडेमिस में स्टोर हुआ। अभी बाहर कब निकलेगा स्पर्म, बाहर कब निकलेगा, बोलो। मैं नहीं बताऊंगा, बट जब भी बाहर निकलेगा कहां से आएगा, सुनना, यहां से आएगा और यहां से ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। यहां से ट्रैवल करेगा, यहां तक आएगा। अब सेमिनल वेसल्स, रुक जा भाई, क्योंकि स्पर्म जहां बना है ना वो बहुत गाढ़ा है। क्या है, बहुत गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब विस्कसिटी बहुत है, विस्कसिटी बहुत ज्यादा है। क्या है, विस्कस, इसका मतलब क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है ना। अब सुनना, गाढ़ापन का मतलब क्या हुआ, ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, धीमा ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो सेमिनल वेसल्स है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करेंगी, ये थोड़ा सा फ्लूइड दे देंगी, थोड़ा सा फ्लूइड देने से होगा क्या, अब जो विस्कसिटी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, स्पर्म का गाढ़ापन जो है वो कम हो जाएगा और स्पर्म जो है वो फिर यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ आ जाएगा, पेनिस, मतलब ये जो डिवाइस है पेनिस है और ये जो ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर है ये वाला यूरेथ्रा, इससे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आया? अब एक चीज समझना, सुनना, यूरेटर ब्लैडर में आ रहा है, ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल के आ रही है, तो इसका मतलब स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन पैसेज होता है आपका यूरेथ्रा। ये चीज याद रखनी है, कॉमन पैसेज है। यहां पर सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या करा, फ्लूइड मिलाया, क्या करने के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए। समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ। समझ में आया ना? तो ट्रांसपोर्टेशन इजी करा है किसने, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसल्स ने। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछा जा सकता है इनका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिलीवर कौन कौन करता है, वेस डिफरेंसेस, यूरेथ्रा, पेनिस, इन तीनों का रोल हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया था मैंने, ये समझना। अरे कहाँ आ गया, रुक जा भाई। ये एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पहुंच, ये हाउ स्पर्म ट्रेवल, स्पर्म फॉर्म आर
the sperms formed are delivered through the vas differences which unite with the tube coming from urinary bladder. The urethra thus form a common passage for both the sperm and urine. समझ में आया? अब यहाँ पर उसका रोल पूछेगा, किसका? प्रोस्टेट और सेमिनल का। तो क्या बताओगे कि वो अपना फ्लूइड मिला देते हैं और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन किसका इजी हो जाता है? स्पर्म का इजी हो जाता है। ठीक है ना? आगे चीजें लिखी होंगी। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? ओके बेटा, ओके ओके ओके। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि रोल ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिस क्या है? द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसल एड देयर सिक्रेशन टू स्पर्म इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड व्हिच मेक ट्रांसपोर्टेशन इजियर एंड इट आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्रोड्यूस करता है? बोलो, कौन करता है? आपका ये दोनों ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिस। ठीक है, अब समझते स्पर्म है क्या। सोचो, क्या ये स्पर्म है? अब बोलोगे सर हमने तो ऐसे देखा है। नहीं, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, देखा नहीं होगा शायद तुमने, बट ये स्पर्म है। ठीक है ना? ये जो है ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। नहीं बेटा, ये स्पर्म नहीं है। दिस इज कॉल्ड सीमन। ये क्या है? सीमन। तो स्पर्म क्या है? अरे ये तो स्कैम हो गया, हम तो इसको स्पर्म समझते थे। ये सीमन है, सीमन। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये सिंगल सेल है ना, ये स्पर्म है। लेकिन इस स्पर्म में जब प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिस मिलती हैं, भाई ये दोनों ग्लैंड मिलती हैं, मतलब इन दोनों ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है, तब उसको क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? मतलब स्पर्म along with prostate and seminal vessel का सिक्रेशन क्या कहलाता है? सीमन कहलाता है। ठीक है, स्पर्म है क्या? टिनी बॉडी that consist of genetic material, chromosome and DNA and long tail which help them to move toward the male germ cell। मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये देखो। ठीक है, इसका हेड होता है, इसकी टेल होती है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है भैया? इसके डीएनए होते हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम होते हैं। तो बस इतना याद रखना। इस डायग्राम पे ज़्यादा इसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। बस समझ जाओ कि भैया जो स्पर्म होता है, स्पर्म सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाते हैं? एक जनरेशन से अगली। हेरिडिटी एवोल्यूशन में ये समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल समझना, क्रोमोसोम और डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप अपने पापा की तरह लगते हो, आप अपनी मम्मी की तरह लगती हो, तो ये जो इंफॉर्मेशन है कौन लेकर आया था? ये स्पर्म लेकर आया था। किसके अंदर से लेकर आया था? पापा के अंदर से। आप कहोगे सर मम्मी के अंदर नहीं, सुनो, वो भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पर मदर के अंदर भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओवम। क्या हो रहा है बच्चों? ओवम। ठीक है, ओवम क्या प्रोड्यूस कर रही है? मतलब सॉरी, जो एग है, फीमेल एग है, वो भी तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज क्लियर है, दिमाग में इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। डन है बच्चों? बोलो, स्पर्म एंड सीमन बता दिया मैंने। ये स्पर्म है, ये सीमन है। स्पर्म क्या है? सेल है। सेल में जब ग्लैंड्स का सिक्रेशन मिला तो सीमन बन गया। डन है? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? स्पर्म का बिल्कुल अच्छे से मतलब, सीमन का अच्छे से मतलब। क्लियर है? पक्का? डन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सारी स्लाइड हो गई अपनी ये वाली। मैंने जो बताना था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर की लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बैलून लाइक बैग, इसको हम कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है, ये जो ट्यूब जा रही है इसको कहते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। देन उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये यूटेरस। ये स्ट्रक्चर क्या है? सर्विक्स। ये एक थिन लेयर होती है यूटेरस और वजाइना के बीच में। तो ये ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग जो होती है फीमेल पार्ट की, इसको वजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वजाइना। ठीक है ना, इसको कहते हैं वजाइना। और ऊपर यूटेरस है, इसके बीच में थिन मेम्ब्रेन होगी जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। डन। ओपनिंग वजाइना, मेम्ब्रेन सर्विक्स, यूटेरस, उसके ऊपर ओविडक्ट, उसके अंदर ऊपर क्या है? ओवरी। क्लियर? ठीक। अब समझना, ये जो ओवरी है ना, ये प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। क्या करती है? फीमेल गैमेट। उसका नाम होता है एग। ठीक है, क्या होता है? एग। ठीक है, हम उसको ओवम भी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? बोलो, अरे बोलो, फीमेल गैमेट क्या है? एग। ओवम भी कहते हैं। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ, जो स्पर्म है, वो जो स्पर्म है, पेनिस जो डिवाइस थी, अगर वो यहां से एंटर करती है तो स्पर्म इधर से तो आएगा, यहीं से तो आएगा। समझ में आया? ये चीज क्लियर है क्या?
डन है क्या बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको अच्छे से क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पर्म यहाँ से आएगा उसको किससे मिलना है? किससे मिलना है? बोलो, आपको किससे मिलना है? हमको एग से मिलना है। कौन बोलेगा ऐसा? स्पर्म बोलेगा। कि मिलके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बच्चे? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया होल प्रोसेस? होल प्रोसेस समझ में आया? इससे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है ना? पक्की बात है? बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं बच्चों? डन है? आओ जरा लेबलिंग करते हैं। बोलो, करो लेबलिंग करो। अरे कर दो लेबलिंग बेशर्मो। अब देखो, तुम्हारी यही तो परेशानी है, तुम्हें जब तक पढ़ा तुम मजे ले रहे थे, लेकिन अब तुम्हें लेबलिंग के लिए बोलूं तुम कर नहीं पाओगे। अब मैं करवाता हूँ। ये क्या था? आप बोलोगे सर ओवरी। ये क्या था? आप बोलोगे सर फैलोपियन ट्यूब। ये क्या था? बोलो यूटेरस। क्या था बच्चों? यूटेरस। ये क्या था? सर्विक्स के वजाइना। बोलो, ये क्या था? वजाइना। ठीक है, ये होल पोर्शन है वजाइना ये। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ओके। डन। आइए इनको समझते हैं। अब जो लिखा है इसको पढ़ो। ओवरी के बारे में पढ़ो। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स गैमेट, ओवम और एग। ओके। सिक्रेशन हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसको पढ़ाएंगे। इन दोनों को मार्क कर लो। कहाँ पढ़ाएंगे? एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाऊंगा इसको मैं। ऑल्सो प्ले रोल ऑफ एवोल्यूशन। क्या होता है एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का मतलब होता है एग का रिलीज होना। क्या होता है? एग का रिलीज होना। समझ में आया? 3 फंक्शन ओवरी के रटे होने चाहिए। पहला प्रोडक्शन ऑफ सेक्स गैमेट, दूसरा हार्मोन का रिलीज, और तीसरा एवोल्यूशन में इसका अहम भूमिका है। 3 फंक्शन रटे होने चाहिए। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से एमसीक्यू बोलेगा। क्या पूछेगा कि भैया मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट कहाँ मिलते हैं? समझाता हूँ, ये प्रोसेस समझाता हूँ तुम्हें। देखना, समझना मेरी बात ध्यान से। इसको ध्यान समझना बेटा है, इसको बहुत अच्छे से समझना। एक बार मैं समझाऊंगा, बता रहा हूँ तुम्हें जिस चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, वो समझाने की ज़रूरत मुझे भी है तुम्हें। अरे मिट जा बाबू, कहाँ चले? समझना, अब देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मान लो पेनिस यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, यहीं तक। अब यहाँ अगर डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज मतलब स्पर्म निकला, तो स्पर्म यहाँ से निकल के ट्रैवल करेगा इधर, कुछ इधर जाएंगे। अब होता क्या है, एक मंथ में तो 28 डेज के पीरियड में एक ओवम यानी कि एग रिलीज करेगी। आइदर ये वाली करेगी या फिर ये करेगी। अब मान लो अगर एग रिलीज नहीं हुआ है, यहीं पर है, तो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करेगा और इस एग से इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ मिलेगा। इस फैलोपियन ट्यूब में इस एग से यहाँ मिलेगा। मतलब क्या हुआ? फीमेल गैमेट, स्पर्म चला गया, उधर फीमेल गैमेट है, ये दोनों मिले। कहाँ मिलेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ अब एक नई सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन। कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट। क्लियर? डन? ओके। कोई डाउट तो नहीं? अब कोई डाउट तो नहीं? डन है क्या? ठीक है, बाकी सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। डन है क्या? ओके, चलो। तो फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, देन हेंस इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर पूछे कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, याद रखना है। इट ऑल्सो रिसीव एग रिलीज फ्रॉम ओवरी। अभी आपको एक कहानी बता रहा हूं मैं कि एग रिलीज होता है यहाँ पर, अभी सिस्टम बता रहा हूं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूटेरस क्या करती है? यूटेरस का काम क्या है? एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। अभी समझा रहा हूं। इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा। अभी एक्सप्लेन करता हूं। अब सर्विक्स समझना। सर्विक्स प्रोटेक्ट द अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस। वजाइना रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब सेक्स होता है, याद रखना। और सेक्स को कोपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, सेक्स को कोपुलेशन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका। ठीक है, इट इज साइट फॉर फीमेल अरोजल एंड सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल प्लेजर होती है, ठीक है, ये अभी आगे चल के आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जो सेक्सुअल प्लेजर के जो प्लेस है वो आपका क्या है बच्चों? वजाइना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई? अब समझना पूरी प्रोसेस, समझना। यहां समझाता हूं। अब सुनो होता क्या है, सुनो। ये जो ओवरी है ये एग रिलीज करेगी 28 दिन में एक बार। समझ में आ गया?
डन, ओके। अब यह एग कब रिलीज होगा? इन केस स्पर्म नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब स्पर्म नहीं आता है, तो ये एग रिलीज होगा कहां से? यहां से। और रिलीज होने के बाद कौन रिसीव करेगा सबसे पहले? कौन करेगा? या इधर नहीं, इधर नहीं, इधर फैलोपियन ट्यूब रिसीव करेगी। अब वो जो एग है ना, वो बिल्कुल मतलब कलरलेस लिक्विड है यार, जैसे आपने नॉर्मल एग देखे होंगे बिल्कुल वैसे। अब वो जब इधर से आएगा तो होता क्या है, जब वो 28 दिन का पीरियड था ना, पूरा वो समय था, उस दौरान हो क्या रहा था, ये जो यूटेरस थी ना, इसके ऊपर एक वॉल धीमी धीमी परत बनती आ रही थी, वॉल बनती आ रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी इंप्लांट होगा वो यहां होगा। बेबी का मतलब क्या हुआ? सेल डिवीजन के बाद में एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा। जो एम्ब्रियो इंप्लांट होगा वो यहां होता है, एम्ब्रियो यहां होता है। क्या होता है इसका मतलब समझना, जैसे मान लो स्पर्म और एग मिले, ठीक है, तो सबसे पहले सेल डिवीजन हुआ, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो फटाफट से। यहां पर बनेगा जाइगोट। मतलब क्या हुआ? एक सेल डिवाइड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये धीमा धीमा सेल डेवलप होगा, बॉडी की तरफ डेवलप होना स्टार्ट होगा, बॉडी की तरफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। फिर जब एम्ब्रियो में सारे के बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं बेटा? फीटस कहते हैं। समझ में आया? तो एम्ब्रियो क्या है? मतलब जो सेल है वो मल्टीपल सेल जो है वो डिवाइड हो रही है, वो ऑर्गन्स बना रही हैं, वो जो पूरा फेज है वो एम्ब्रियो वाला फेज कहलाएगा। समझ में आया? तो एम्ब्रियो कहाँ इंप्लांट होता है? यूटेरस में होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एम्ब्रियो कहाँ इंप्लांट होता है? यूटेरस में, ठीक है। अब इन केस फर्टिलाइजेशन, ये तो मैं वो बताया जब फर्टिलाइजेशन होता है, इन केस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो ने धीमे धीमे, सॉरी, यूटेरस ने एक वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया, वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? किसको रिसीव करने के लिए? फर्टिलाइजेशन के एग को, फर्टिलाइजेशन वाले एग को रिसीव करने के लिए। समझ में आया? इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो एग है वो टूट के जब यहां से निकलेगा तो ये लेयर भी साथ साथ में उसके बाहर निकलेगी, तो ये लेयर साथ साथ में उसके बाहर निकलेगी, तो ये लेयर साथ साथ में ब्रेक डाउन होके, जो लेयर बनी थी ये ब्रेक डाउन होके बाहर निकलेगी, तो वो यहाँ पर वजाइना के थ्रू बाहर आएगी। अब इसी को वुमेन में, लड़कियों में पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि ये हर साइकिल में होते हैं, मतलब ये हर 28 दिन के अंतर में होते हैं। एक आध दिन ऊपर नीचे जा सकता है, ये हर 28 दिन के पीरियड में होते हैं, तो ये पूरी साइकिल चलने लगती है, तो इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अभी नेचुरल प्रथा है भाई, नेचुरल है, ठीक है। तो ये पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया? समझ में आया? एग रिलीज हुआ, यूटेरस की वॉल को साथ में लेके बाहर आ रहा है, 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 8 दिन तक ये चलते हैं। ये बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो उस वुमेन की, मतलब उस फीमेल की बॉडी कैसी है। बात समझ में आया? तो 4 से 8 दिन तक ये चलते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि पूरे 28 दिन के अंतराल में होते हैं। इस बार यहाँ एक बनेगा, वो यहाँ से रिलीज होगा, अगली बार यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हर मंथ में ये चीज आती है, ठीक है। अब इनिशियल फेज में जब स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट सेकंड डे होता है, तब क्योंकि लाइनिंग ब्रेक डाउन हो रही है, ये लाइनिंग ब्रेक डाउन हो रही है, तो इट कॉज इरिटेशन इन द ह्यूमन फीमेल बॉडी। समझ में आया? तो इससे इरिटेशन भी होती है। तो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें पेनफुल डेज होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेचुरल चीजें हैं और इसका जानना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको अब चीजें अच्छे से समझ में आने लगी हैं, तो प्लीज इन चीजों को सीरियस भी लिया करो, ठीक है। ये समझ में आ गया एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट हुआ? यूटेरस में। अब ये क्या सर, ये प्लेसेंटा क्या भला है? अभी समझा रहा हूं, इसको फिलहाल कॉपी में लिखते चलो। सर्विक्स समझ में आ गया, ठीक है। वजाइना समझ में आ गई, ओके। इंटरकोर्स मतलब सेक्स होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इन ह्यूमन बीइंग इट टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखना। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो देखो देखो, ये क्या है? ये क्या है? आप बोलोगे सर ये फीमेल वाला एग है, स्पर्म जा रहा है, फर्टिलाइज हुआ, इसको क्या कह रहे हैं? जाइगोट। ये जाइगोट धीमा 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 सेल डिवाइड कर रहा है, धीमा धीमा सेल डिवाइड कर रहा है, क्या बन गया? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर अब सेल डिवीजन होता रहेगा, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन आ जाएंगे, उसे कहेंगे फीटस। क्या कहेंगे? फीटस। फीटस से डिलीवरी होने के बाद इसे बेबी निकल के आ जाएगा, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ये चीज क्लियर है बच्चों? बोलो, अरे बोल दो ना। देखो, फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट, क्लियर। जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, ball of cells called embryo. Embryo moves into the uterus
एंड गेट अटैच टू इट्स वॉल, दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज इम्प्लांटेशन। मतलब क्या हुआ, वो जो एम्ब्रियो था वो कहाँ आ गया, यूटेरस में आ गया और आके क्या वहां पर अटैच हो गया, इसको क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन। ये डेफिनेशन भी समझना जरूरी है, ठीक है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस, ठीक है ना। फीटस मतलब क्या हुआ, जब उस एम्ब्रियो में सारे ऑर्गन वेल डेवलप हो गए, वेल आइडेंटिफाइड हो गए, उसको फीटस कहते हैं। क्लियर है ना, समझ में आया नहीं, डन है, डन है, डन है, डन है। ये जाइगोट है, ये फीटस, सही है। जाइगोट इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। फीटस क्या है, फीटस इज फाउंड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट, ठीक है ना। ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ठीक है, डन है, डन 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 डन, ओके। ये प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा क्या है, यह सवाल बनता है, एमसीक्यू भी बनेगा। क्या है प्लेसेंटा, समझना। वो जो बेबी है यूटेरस में, मतलब वो जो एम्ब्रियो यूटेरस में, अब यार तुम्हें फूड चाहिए ना, तुम्हें तुम्हारी सेल को ग्रो होने के लिए फूड चाहिए, तुम्हें सेल डिवीजन करना है, इन सब में एनर्जी लगती है। तो भैया वो जो अंदर एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होगा, ग्रो कैसे करेगा, उसको भी तो सेल डिवीजन करना है, एनर्जी लगेगी। तो वो जो एनर्जी लगेगी यूटेरस से, जो मदर होती है, मदर की ब्लड सेल से और यूटेरस के बीच में कनेक्शन वाली वॉल होती है, कनेक्शन वाला ट्यूब होता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। सुनना, ये देखो ये वाली साइड जो है ये फीटल वाली साइड है, मतलब ये फीटस वाली साइड है, और ये वाली साइड मदर वाली साइड है, ठीक है ना। यहां से मतलब ये वाली मदर वाली साइड है और ये वाली बेबी वाली साइड है, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम्हें, ये फीटस की साइड हो गई, ये मदर की साइड हो गई। अब समझना, यहां पर लिखी थी चीज, कहां गई भाई, ये देखो, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन। समझना, ये जो मदर वाली साइड है ना, यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड स्पेसेस होते हैं, ठीक है। और फीटस वाली साइड में क्या होता है, वेलाई, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहां से न्यूट्रिशन आता रहता है। कौन सा न्यूट्रिशन आता है, कौन सा न्यूट्रिशन आता है, बोलो फटाफट से, ग्लूकोज ऑक्सीजन। क्या आता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन किसके थ्रू जा रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है। प्लेसेंटा है क्या, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो यूटेरिन की वॉल में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ये देखना, फीटस वाली साइड में क्या होगा, वेलाइज होंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, और मदर वाली साइड में क्या होगा, ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड स्पेसेस होंगे। ये देखो मदर वाली साइड ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, छोटी छोटी वेलाइज दिख रही है, ये एब्जॉर्प्शन करती रहेंगी, तो न्यूट्रिशन यहाँ से क्या होगा, जाता रहेगा। इसका मतलब मदर से न्यूट्रिशन जा रहा है बच्चे में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को न्यूट्रिशन वाले फूड खाना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं, उसी वैसे ही तो फिर बच्चा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब आगे कुछ नहीं बोलना, डन है बच्चों। अच्छा, प्लेसेंटा क्या कर रहा है, इट ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो। यार एम्ब्रियो वेस्ट भी तो जनरेट कर रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकलेगा। ब्लड प्लेसेंटा से ब्लड में मिल जाएगा और वहां से फिर मदर की ब्लड में आ गया, फिर मदर तो नेचुरल मतलब जो फिल्टरेशन होता है किडनी वगैरह के थ्रू, तो हो ही जाएगा। क्लियर है, डन है। प्लेसेंटा समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। अब बात आती है कि भैया क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, मैंने बताया था क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, ठीक है ना। वन ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ एंड यूटेरस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, देयरफॉर इट्स लाइनिंग बिकम थिक। लाइनिंग क्या होती है, बोला मैंने अभी, स्पॉन्जी, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू नरिशिंग द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा भी तो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डेवलप नहीं होगा लेकिन प्लेसेंटा को नरिशमेंट देना है, उसकी वजह से ये लाइनिंग आ जाएगी। बट इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, लाइनिंग ब्रेक स्लोली, लाइनिंग टूटने लगती है, एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। समझ में आया, ब्लड एंड म्यूकस के थ्रू जैसे बाहर आती है। दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इट टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड लास्ट फॉर 4 to 8 days, ठीक है। अब यहां पर मेनार्क का मतलब क्या है, 12 साल 13 साल 11 साल की जो बच्ची है उसको पहली बार जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा उसको मेनार्क कहेंगे, ठीक है। और 40-45 साल की एज में वो जो लास्ट पीरियड आएगा उसको मेनोपॉज कहेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। यार क्या करता हूं मैं अभी, मेनोपॉज, ठीक है, इसको वहां ठीक कर लेना। मेनोपॉज और पहला क्या है, मेनार्क। डन है, डन है, पक्का समझ में, देखना जरा कहाँ गया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये 11-12 साल का टाइम पीरियड है, फिर ये दौर रहेगा। अब ये मेनोपॉज हो गया, ठीक है। मेनोपॉज हो गया मतलब क्या हुआ, मेनोपॉज का मतलब क्या हुआ, अब वुमेन, अब फीमेल क्या नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा तुम कहोगे सर
क्या मेल में भी ऐसा होता है? नहीं बेटा, मेल का स्पर्म प्रोडक्शन, अब सुनो, जो फीमेल की एज ऑफ एडोलेसेंस थी वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है 11-12 साल में, ठीक है, ऑन एन एवरेज। फीमेल जो मेल होते हैं उनको थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, ठीक है, इसलिए जो लड़कों की बुद्धि थोड़ा लेट आती है ना, ग्रेजुएशन के बाद तक बुद्धि आना स्टार्ट होती है। लड़कियों की जल्दी बुद्धि आ जाती है, लड़कियां स्टार्टिंग से चालाक होती हैं, समझदार होती हैं, उन्हें पता है। क्लियर है? अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? बोलो। चलो, डन है, डन है, डन है, ओके। आइए, लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पढ़ाना तुम्हें जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी जो बुद्धि है ना इधर उधर चलती फिरती, समझना। सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब फॉर एग्जांपल यार, तुम्हारे सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर हो गए, क्या तुम मेंटली पर मैच्योर हो गए हो? फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंदर स्पर्म भी बन रहा होगा, फीमेल के अंदर एग्स भी बन रहे होंगे, तो क्या तुम रिप्रोडक्शन करके भी बच्चे पैदा कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। बिकॉज देखो, प्रेग्नेंट होना उसके बाद बॉडी को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को बहुत सारी एनर्जी ब्रेकडाउन होगी, इरिटेशन होता है, ये सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। समझ में आया? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है डेवलप हो चुके हैं अच्छे तरीके से, सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर आ चुके हैं, तो आपने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, उसके एनसीईआरटी में चीज़ लिखी हुई है, तभी बोल रहा हूँ, अच्छे से रीड करोगे तो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? तो आपकी बॉडी हो चुकी है लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। इसीलिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो आपकी जानलेवा हो सकती हैं। समझ में आया? समझना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्यों जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एडल्ट एंड एडोलेसेंट टू बी अवेयर ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एसटीडी। एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब सेक्स होता है ना दो ऑर्गन्स में, तो बहुत सारी डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, जो कि हो सकता है मेल से फीमेल में चले जाएं, हो सकता है फीमेल से मेल में चले जाएं। समझ में आया? अब वो कैसे जाएंगी? क्योंकि ये पैथोजेंस, वो सारी चीज़ें अलग है जो हमने 9th का सिलेबस था, काट दिया था। फिलहाल समझ लो ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि टच से जाती है। समझ में आया? तो एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान डिजीज, मतलब अगर वायरस इधर से वहाँ चला गया तो हो सकता है ये हो जाए। क्लियर है? सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज ये दो टाइप की होती है। एक होता है वायरस के थ्रू, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, रटनी है वायरस से होने वाला, और एक होता है बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला। दोनों में क्या अंतर है मुझे नहीं पता, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट में बताओ वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है। अब समझना, ठीक है ना? अब रटनी है भाई दो चीजें, वायरस से होने वाली दो बीमारियां, HIV एड्स और वर्ड्स। ठीक है, रटनी है भाई, वायरल इन्फेक्शन, HIV वर्ड्स, रट लो, क्योंकि इसमें पूछेगा कि कौन सा इसमें से जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा है, ऑप्शन दे देगा, फिर कहेगा 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4 ओनली, ऐसे करके देगा सवाल। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया से गोनोरिया, सिफिलिस, बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये जेनाइटल प्लेसेस में बहुत ज्यादा होती है, बट इसके सिम्टम देखो जरा, अगर बॉडी में तुम देखो तो ये गोनोरिया से सिम्टम है। देखो, ये देखो, ऐसे सिक्रेशन होता रहेगा, ऐसा फेस हो जाएगा, ऐसे स्किन हो जाएगी, सिफिलिस हो गया तो ऐसा हो जाएगा, और जेनाइटल रीजन में तो और खतरनाक बीमारी है ये। इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये सिम्टम्स हैं इसके, ऐसी बॉडी हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, अरब वाले कंट्रीज में बहुत ऐसी बीमारियां चली थी बहुत पहले। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो, अगर आप जानते हो, जानकार हो, आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, प्लीज इन चीजों को मजाक के अलावा सीरियस लिया करो। क्लियर बच्चों? तो दो डिजीज, वायरल से HIV वर्ड्स कैसे याद रखोगे? देखो, वी वायरल मतलब वायरस, यहाँ भी आ रहा है, VW एक जैसे लग रहा है, साउंड कर रहे हैं, याद हो जाएगा तुम्हें। और बैक्टीरिया भैया गोनेरिया, और सिफिलिस अलग चीज है भैया, याद कर लो। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, मतलब ऐसा दिखाई देती है बॉडी। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है भैया? सुनो, ये बीमारी होने से रोकने के लिए बहुत सारे मेथड, केवल बीमारी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी यार। सोचो ना यार, 9-10 महीने में एक पूरा फीटस डेवलप हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करे, इनको प्रिवेंट नहीं करा, तो हो सकता है पॉपुलेशन बहुत बूम कर जाए। समझ में आया यार? तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? मेथड अडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्स, इंटरकोर्स या कॉपुलेशन। प्रेगनेंसी को रोकना है,
प्रेगनेंसी को रोकना है एज अ परिणाम, किसका परिणाम? सेक्स करने का परिणाम, इंटरकोर्स करने का परिणाम, कॉपुलेशन करने का परिणाम हो सकता है प्रेगनेंसी, उसको रोकना है। 4 मेथड है, मैकेनिकल मेथड जिसको बैरियर मेथड बोलते हैं, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, आईयूसीडी। आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या बोला मैंने, क्या बोला सर? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये होता है आईयूसीडी। ठीक है, ये 4 मेथड है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर ये क्या है? मेल कॉन्डम्स, और ये क्या है? फीमेल कॉन्डम्स। समझना, ये फीमेल कॉन्डम है, ठीक है, ये फीमेल कॉन्डम है और ये मेल कॉन्डम्स है। ठीक है, अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब जैसे ये फीमेल कॉन्डम है तो मान लो ये वजाइना है ना, वजाइना है तो उसके अंदर हम ऐसे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये कवरिंग बाहर रहेगी और ये वजाइना के अंदर चला। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है। उसके बाद ये रहे कॉन्डम्स, ये मेल के होते हैं। ठीक है, अब क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। अब देखो, जैसे कॉन्डम की हमने वेयरिंग कर ली, उसके बाद होगा कि स्पर्म यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब वो वजाइना में एंटर तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी में रुका रहेगा, तो ये स्पर्म यहाँ पर रुक जाएगा, इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल बैरियर। ठीक है ना, condoms on the penis और सिमिलर कवरिंग worn in the vagina, इसको आप लिख सकते हो फीमेल condoms। ठीक है, बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, कौन से पर्पस से? कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस से। डन है बच्चों। आगे मैकेनिकल मेथड क्या है? अब जैसे ये पिल्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ठीक है, अब इसको खाने से होगा क्या? फॉर एग्जांपल कॉपुलेशन होने से पहले या फिर उसके बाद होगा क्या? इन केस स्पर्म अगर वजाइना में चला जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर ये पिल यूज करते हैं, इसकी वैलिडिटी होती है, तो ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, होने के बाद ब्रेक डाउन भी कर देता है। बात समझ में आई? इसे कहते हैं हार्मोनल बैलेंस बनाना, चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। दीज ड्रग्स commonly need to be taken orally as pills, however since they can change hormonal balance they can cause side effect too। मतलब समझना, देखो नेचर से खिलवाड़ करने का मतलब होता है कि आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। अगर पिल का यूज होता है तो बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। ठीक है, पहले इफेक्ट की जो पीरियड्स की डेट होती है, मतलब जो टाइम पीरियड होता है, ये आगे पीछे, बहुत आगे पीछे हो जाता है, पहली चीज। उसके बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, जैसे हेड पेन, ये सारे चेंजेस आते रहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये इससे ये आपके जो हार्मफुल इफेक्ट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये यूज भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के कंसल्टेशन से, क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी ना, उससे होनी चाहिए यूज। ठीक है ना बेटा? आगे समझते हैं। आईयूसीडी क्या है? तो इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गई, ये कॉपर टी हो गया, जिसको जैसे मान लो ये आपका वजाइना है, ठीक है, तो इस वजाइना के थ्रू इसको इंसर्ट करा जाएगा और यहाँ से होगा क्या? ये जो रास्ता ये ब्लॉक हो गया, इसका मतलब एग जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो पाएगा। समझ में आया? द लूप और द कॉपर टी आर द प्लेस इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट। भाई बिल्कुल साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर डिवाइस कोई अंदर लगी है तो ओवरी में इरिटेशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इससे क्या हो सकता है? इरिटेशन इन द यूटेरस। और मैं बताऊं, ये लंबे समय तक का डिवाइस यूज नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अगला है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल में क्या करना है? सर्जरी। या तो आप इसको ब्लॉक कर दो, किसे ब्लॉक कर दो? फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दो, या फिर स्पर्म को निकलने से रोक दो यहाँ पे। ठीक है ना, स्पर्म को, ये जो स्पर्म डक्ट है इसको ब्लॉक कर दो। If the valve differences in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. This is known as surgical method. ठीक है ना? तो इसको याद करना है। 4 मेथड आपको लिखवा रखे हैं, 1, 2, 3 और 4 मेथड हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि what are the methods that can be used to prevent डिजीज या फिर प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, डन है क्या? डन बच्चों? अब देखना, ये चीज तो मैंने ऊपर बता दी। अब इसमें ना कुछ चीजें लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल की स्टडी में बन सकता है। क्या लिखी है? आईसीएसई वाले बच्चों अब निकल जाओ, लेक्चर कंप्लीट है, निकलो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। डन है? अब देखना ध्यान से, अब इसमें कुछ चीजें लिखी है, समझता हूं मैं इसे, पढ़ाता हूं मतलब। ठीक है, देखो सर्जिकल मेथड जो है आर सेफ इन लॉन्ग रन। ठीक है, ओके। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन, हो सकता है इन्फेक्शन। डन। अब समझना मेरी बात ध्यान से, सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद एम्ब्रियो को ब्रेक डाउन करके बाहर निकालने की प्रोसेस में भी सर्जरी होती है। बट इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले उसका सेक्स पता लगाना, मतलब वो
मेल है या फीमेल। अब अगर फीमेल होती है तो वो क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं। ये भारत में बहुत चलने वाली प्रथा थी जो अब जाकर के बंद हुई है, लेकिन बहुत हद तक गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करवा पाई है। ये प्रोहिबिटेड है इंडिया में एज पर लॉ। समझ में आया? तो this may be misused by the people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion of female fetus. For a healthy society, a female male sex ratio must be maintained. Because of the reckless female feticide, child sex ratio is declining at the alarming rate in some section of our society, although prenatal sex discrimination has been prohibited by law. इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारी सोसाइटी में, जैसे पर्टिकुलर हरियाणा में ही देख लूँ या फिर बहुत राजस्थान वाले क्षेत्रों में, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से फीमेल फिटस को खत्म कर दिया जाता था। अब ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी वेल डेवलप तभी होती है जब मेल और फीमेल सेक्स रेशियो इक्वल होते हैं। बात समझ में आई नहीं? ये अब प्रोहिबिटेड है। अब इस पे सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ से? ये स्टेटमेंट देके पूछा सकता है कि फॉर हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो शुड बी मेंटेन। एक्सप्लेन करिए। ये चीज़ें आप पर आ सकती है, मैं पहले से बता रहा हूँ, प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है ना? इसलिए स्लाइड मैंने लगाई। उसके बाद आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इंप्रूव एवरीडे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज मेन रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मेनी पीपल, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप इसको क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा कौन सा वाला पार्ट खत्म होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है? अगर आप पूरा चैप्टर ही करना है तो इसके बाद हम अगले पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? सॉरी, मेल क्यों कह रहा हूं मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा एसेक्सुअल वाला पार्ट बचा है और फिर प्लांट वाला बचा है, तो उसको सेपरेट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो लेक्चर जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है? आप सभी का थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।